हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु एक भौगोलिक कारक है। जलवायु जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। इसमें कथन कारण या इनमें से कौन सा सत्य है, ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बनेंगे क्वेश्चन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे आप ज़रूर पूरा देखें वीडियो को, और हम इस जलवायु टॉपिक के कम से कम 3 से 4 वीडियो लाएंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ओके, राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु एक दीर्घकालीन कंडीशन है, यानी कि दीर्घ काल तक किसी एरिया में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवन का वेग, हवाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे जलवायु के अंतर्गत लेते हैं। जलवायु 30 से 40 वर्षों में चेंज होती है, और इसी का एक मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा, मौसम। और मौसम और जलवायु में अंतर क्या है ये भी समझ लेते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम एक अल्पकालिक अवधि है और जलवायु एक दीर्घकालिक अवधि है। मौसम जैसा कि मौसम सुबह अलग होता है, दिन को अलग होता है, शाम को अलग होता है। सुबह और दिन में कभी कभी बहुत सारी गर्मी पड़ती है, और शाम को बारिश होती है, और रात को सर्दी लगती है। तो ये क्या एक मौसम है। मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन जो जलवायु है, जलवायु 30 से 40 वर्षों में चेंज होती है। ये दीर्घकालीन कंडीशंस है। जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? वायुदाब, तापमान और पवन, हवा का वेग, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें जलवायु के अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम समझते हैं राजस्थान के संदर्भ में जलवायु की क्या स्थिति है। जलवायु, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो जलवायु है, जलवायु को जो प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कौन कौन से तत्व है, इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। इनमें से आपको एक कारक दे दिया जाएगा ऑप्शन में, और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, तो इनमें से एक कारक होगा। या पूछ लिया जाएगा इनमें से 4 आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक इनमें से कारक नहीं होगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को नहीं प्रभावित करता है। तो ये RS लेवल का क्वेश्चंस बन सकता है, मल्टीपर्पज क्वेश्चंस। तो अभी हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक कारक इंपॉर्टेंट कारक आता है अक्षांशीय स्थिति, यानी कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। आपको अगर पूछे राजस्थान इनमें से कौन सा कारक नियंत्रक तत्व है, इन कारकों में कौन सा नियंत्रक तत्व है, तो अक्षांशीय स्थिति इसका आंसर होगा। अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है? यानी कि जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है और कर्क रेखा, इसके मध्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि ये 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया है, यहाँ समझने की कोशिश करें। 0 डिग्री के आसपास का जो एरिया है, ये अगर ग्लोब है, तो 0 डिग्री के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया है, वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। तो अक्षांश से स्थिति, यानी जो कम अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का एरिया अधिक तापमान होता है, और जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की ओर 40 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री या साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते वक्त तापमान कम होता है। तो राजस्थान 0 डिग्री अक्षांश के आसपास आता है, तो यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। इसी के आधार पर ये स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। यानी कि वापस समझने की कोशिश करें, 0 डिग्री के पास कोई स्थान है तो वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। 0 डिग्री से जितना दूर कोई स्थान है या कोई किसी की स्थिति है, किसी देश या किसी जगह की, तो वहाँ पर तापमान
कम पाया जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास है, यानी कर्क रेखा के आसपास है, तो वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। समुद्र से दूरी, अगर राजस्थान की समुद्र से दूरी के आधार पर देखें तो भी ये कारक प्रभावित करता है जलवायु को। अगर अभी ये क्वेश्चन आया हो कि राजस्थान की इनमें से कौन सा कारक जलवायु कारक राजस्थान की जलवायु कारक का आधारभूत तत्व है, ये सारे ऑप्शन है और आपको दे दिए जाए इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, तो वो होगा समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब राजस्थान से समुद्र बहुत दूर है। जो अरब सागर है, राजस्थान का जो अरब सागर है कम से कम लगभग 350 किलोमीटर दूर है, और कच्छ की खाड़ी दलदली भाग है। तो समुद्र के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, और समुद्र से जितना दूर होता है वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। यानी कि समुद्र से जितना दूर कोई स्थान है वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। और राजस्थान के जो आसपास है वो महाद्वीपीय स्थिति पाई जाती है। महाद्वीपीय स्थिति में तापमान अधिक पाया जाता है, हवाएं शुष्क होती हैं और नमी कम मात्रा में होती है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि समुद्र तल से जो भाग जितना ऊंचा होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा, और जो भाग समुद्र के पास में होगा वहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि राजस्थान की एक स्थिति में जो राजस्थान का दक्षिणी और पश्चिमी भाग है, ये एरिया है, यहाँ पर सिरोही वाला पार्ट है, माउंट आबू समुद्र से ऊंचा होने के कारण यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर कम पाया जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सर्दियों में 0 डिग्री या बर्फ भी जम जाती है। तो इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो मरुस्थलीय पार्ट है, मरुस्थलीय पार्ट राजस्थान के सिरोही जिले यानी माउंट आबू से कुछ किलोमीटर दूर, यानी 30 से 40 किलोमीटर दूर वहाँ पर टेम्परेचर अलग पाया जाता है, और सिरोही वाले पार्ट में टेम्परेचर अलग पाया जाता है। क्यों? ऊंचाई के आधार पर समुद्र तल से जितना ऊंचा भाग होगा वहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा, और समुद्र तल से नीचा भाग होगा वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाएगा। ओके, अरावली पर्वतमाला की स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है अरावली पर्वतमाला। यानी राजस्थान की जो मानसूनी जलवायु आती है, जो वर्षा होती है, मानसून आता है राजस्थान का दक्षिणी पश्चिम मानसून, जो अरब सागरी मानसून अरावली के पैरेलल यानी अरावली इस स्थिति में होने के कारण अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाता है। ये इधर से आता है तो समानांतर आगे बढ़ जाता है, जिससे ये राजस्थान में वर्षा नहीं करता है, राजस्थान में असमर्थ, अरावली वर्षा कराने में असमर्थ होता है। तो ये भी एक जलवायु को प्रभावित करती है। उच्चावच मतलब समुद्र तल से या धरातल से ऊंचाई। धरातल से जो भाग ऊंचा है वो आर्द्र होंगे, जैसे कि दक्षिण का जो हाड़ौती पठार है, या सिरोही वाला पार्ट है, या झालावाड़ कोटा संभाग, ये भाग ऑलमोस्ट दूसरे पार्ट से ऊंचे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आपने पहले भी देखा होगा यहाँ पर आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ऊंचावच के आधार पर भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। मानसूनी हवाएं भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, जैसे कि आपको पता है मानसूनी हवाएं के बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। वनस्पति की उपलब्धता, जहाँ पर वनस्पति अधिक होगी वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पर वनस्पति कम होगी वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। और एक फैक्ट ये भी है कि जहाँ पर वनस्पति कम होती है वहाँ पर वर्षा की कमी होती है, और जहाँ वनस्पति की अधिकता या वनस्पति अधिक होती वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती। जैसे कि आप राजस्थान के एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझ सकते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है, समझ सकते हैं कि पश्चिमी पार्ट थार का मरुस्थल, यहाँ पर वनस्पति नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत अधिक पाया जाता है, और वर्षा की कमी होती है।
यहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है और वर्षा की कमी होती है। और राजस्थान का जो ये पार्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होगी। जैसे कि राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो ये एरिया सर्वाधिक वर्षा करता है, आर्द्र है और टेम्परेचर भी यहाँ पर कम पाया जाता है। ओके, इसी के आधार पर हमें वनस्पति अधिक या वन या पेड़ पौधे अधिक लगाने चाहिए। तो ये यहाँ तक जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है हमने डिटेल से पढ़े, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा समझ में कुछ नहीं आया है तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है और ये चीज़ें याद कर लेनी है, जिससे कि ऑप्शन आए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु के आधार पर जो राजस्थान को 3 ऋतुओं में बांटा। कितनी ऋतुओं में बांटा? 3 ऋतुओं में बांटा। जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा, वो समझने की कोशिश करते हैं। इन सबको आपको नोट डाउन करते जाना है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकें। बाद में भी अगर आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा? जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा। राजस्थान को 3 ऋतुओं में बांटा। कौन कौन सी ऋतु है वो देखते हैं। नंबर 1 की अगर बात करें तो है ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 वर्षा ऋतु। नंबर 3 शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है वो है मार्च से मध्य जून। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो टाइम पीरियड दे दिया जाता है, मिलान करो क्वेश्चन में, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आपका सीधा ऑप्शन क्या होगा, जो डायरेक्ट ऑप्शन आपको करना है वो है मार्च से मध्य जून के बीच। सारे जो डेटाज है वो एकदम ऑथेंटिक बुक से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर इस सारे डेटाज को आराम से याद कर सकते हैं। अब वर्षा ऋतु आ जाएगी मध्य जून से सितंबर। और जो शीत ऋतु है वो आ जाएगी अक्टूबर से फरवरी। तो ये आपको नोट डाउन करना है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के मध्य। ये राजस्थान के हिसाब से जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा गया। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु क्या है? ग्रीष्म ऋतु राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से मध्य जून के बीच। ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीष्म ऋतु का क्या सिस्टम रहता है। मार्च महीने में क्या होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो ये हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो 0 डिग्री है, तो सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकेगा। सूर्य कहाँ होगा? मार्च में सूर्य कहाँ होगा? विषुवत रेखा को हम इक्वेटर भी बोल सकते हैं या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। यानी कि सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर होगा मार्च में। मार्च के बाद ये सूर्य ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा।
जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ेगा तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाएगा। कैसे, वापस समझने की कोशिश करें। राजस्थान की ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, और राजस्थान का दक्षिणी भाग कर्क रेखा के यहां आता है, ये राजस्थान है। अगर सूर्य को ये समझिए आग का गोला है, आग का गोला है। सूर्य अगर हमारे पास आएगा तो गर्मी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होगा। यहाँ पर होता है सूर्य मार्च में, मार्च से धीरे धीरे ये हमारी तरफ यानी राजस्थान की तरफ आना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे राजस्थान की तरफ आएगी तो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा। यहाँ से मार्च से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर आराम से समझने की कोशिश करें, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सूर्य विषुवत रेखा से धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर प्रवाहित होता है। एक्चुअल में सूर्य प्रवाहित नहीं होता, पृथ्वी जाती है, लेकिन समझाने के तरीके से हम सूर्य को लेंगे। सूर्य हमारी तरफ आएगा तो ये तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा फिर, और यहाँ करते करते 21 जून आते आते 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो सर्वाधिक जो टेम्परेचर होता है 21 जून को होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मई और जून के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलती है, यहाँ से तो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। आरंभ होने के बाद ग्रीष्म ऋतु में आरंभ होने के बाद धूल भरी आंधियाँ चलती है, और ग्रीष्म ऋतु मई जून में तापमान बहुत अधिक होता है। ये चीज़ समझने की कोशिश करें। तापमान अधिक होगा, जहां पर भी तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा। वायुदाब और टेम्परेचर में उल्टा संबंध है, वायुदाब कम होगा। तापमान जहां पर अधिक होगा वायुदाब कम होगा, और पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। ये कंडीशंस आप जरूर याद करें। ये समझाने का मतलब ये है कि ये सारा जलवायु जो प्रोसेस है इन दो बातों पर चलेगा। कैसे गर्म होता, कहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है यानी कि निम्न वायुदाब होता है, कैसे हवाएं अपनी ओर आती है, कैसे मानसूनी हवा जो आती है, वर्षा कैसे होती है, ये सारी कंडीशंस इन दो बातों पर चलेगी। इसलिए आप इन दो बातों को ज़रूर याद रखें, वापस समझने की कोशिश करें। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है, और वायुदाब जहाँ पर कम होता है तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अगर टेम्परेचर वायुदाब यहाँ पर 900 है और यहाँ पर है 950, तो हवाएं किस तरफ चलेगी? 950 से 900 की ओर इस तरफ चलेगी, ऐसे चलेगी। ये कंडीशंस या ये आपको समझ में आया होगा। जून के महीने में राजस्थान में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जैसलमेर का सबसे एरिया जो पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल है, वनस्पति की कमी के कारण यहाँ पर तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। तापमान यहाँ पर अधिक पाया जाता है तो वायुदाब कम होगा, अब यहाँ पर वायुदाब निम्न है, कम मतलब निम्न। क्या है? वायुदाब। तो जो हवा है, हवा पश्चिमी राजस्थान की तरफ आएगी उच्च वायुदाब से। जहाँ पर भी हवा उच्च वायुदाब होगा, जैसे कि यहाँ इस एरिया में उच्च वायुदाब है, तो ये सारी हवा इस तरफ जाएगी। कहाँ पर? निम्न वायुदाब की ओर। जो धूल भरी आंधियाँ है, चक्राकार पवनें चलती है। मई जून के महीने में आपने देखा होगा राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबूलिया या बतुलिया।
ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मई जून में चलने वाली स्थानीय पवना को या जो पवन है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं बतुलिया या बबूलिया। ये पवनें चक्राकार अवस्था में चलती है, चक्राकार अवस्था में चलती है, चक्कर बनाकर चलती है, चक्राकार पवनें होती हैं, यानी एक साथ चक्रा बनाकर चलती है। और इस राजस्थान में इसकी एक भ्रांति भी है, इसे एक देवता का रूप मानते हैं, बोलते हैं देवता का रूप मानते हैं। ये एक अंधविश्वास है, ये एक अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, क्योंकि जो बबूलिया है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ना कि कोई देवता का वास है या देवता इसे प्रवाहित करता है। तो मैं आपको ये डाउट आपके सामने आज क्लियर करने वाला हूँ कि ये अंधविश्वास और जो ज्योग्राफिकल टर्म्स है इसके बारे में समझने की कोशिश करें मेरे साथ, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी राजस्थान में मई जून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है राजस्थान के एरिया में, तो किसी एरिया में यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में फॉर एग्जांपल्स हम गंगानगर को ले लेते हैं। गंगानगर में वनस्पति कमी के कारण बहुत सारा टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर तापमान अधिक हो जाता, समझे, तापमान अधिक हो गया, ये अधिक हो गया, यानी बबूलिया कैसे आता है, बतूलिया कैसे आता है वो समझने की कोशिश करें। तापमान अधिक हो गया, तापमान अधिक हो गया तो एक कंडीशन हम देखें, वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होगा या निम्न होगा। और पवने फिर कैसे चलेगी, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं। हमने यह भी सीखा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यहां समझने की कोशिश करें। माना कि यहां पर टेम्परेचर, इस एरिया में टेम्परेचर बहुत अधिक है और वायुदाब यहां पर कम हो गया, यानी वायुदाब निम्न हो गया, वायुदाब निम्न हो गया। अब इस एरिया में वायुदाब निम्न हो गया तो पवने उच्च वायुदाब से, यानी यहां पर उच्च वायुदाब है और यहां पर भी उच्च वायुदाब है, तो यहां पर क्या पवने अचानक जाएगी, इस निम्न वायुदाब एरिया को भरने के लिए पवने अचानक जाएगी। तो जब भी पवने एकदम से जाएगी, वहां पर एकदम से घूमती हुई जाएगी, तो वो उस एरिया में चक्राकार पवने लेकर आएगी, यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये चक्रवात आ रहा है, छोटा चक्रवात। पवने अचानक यहाँ पर जाती है, इस एरिया को भरने के लिए अचानक जाती हैं, तो ये चक्कर के आकार पर घूमती हुई ऊपर उठती है, इसे ही हम बतुलिया कहते हैं या बबूलिया कहते हैं। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म्स है, ये कोई अंधविश्वास या ये नहीं है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम वापस आते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी पर। तो बबूलिया या बतुलिया ये सर्वाधिक किस जिले में आता है, किस जिले में आता, तो ये आता है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सबसे अधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है, ये समझ लीजिएगा। और धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक किस जिले में चलती है, गंगानगर में। यहाँ पर 27 दिनों चलती, 27 दिन तक चलती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है, तो गंगानगर जिले में। और यहाँ कितने दिन चलती है, तो 27। और सबसे कम चलती है झालावाड़ में, झालावाड़ में वो है 3 दिन, वो है 3 दिन सबसे कम। और सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं, श्री गंगानगर में। सबसे कम आंधियाँ कहाँ चलती है, और झालावाड़ में। इसके बीच में भी कुछ एरिया है, वहाँ पर भी आंधियाँ चलती है, वो हम समझते हैं। देखो, धूल भरी आंधियाँ, एक मैं लाइन खींचता हूँ, उसके आधार पर कम होती है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है धूल भरी आंधियाँ। 27 दिन गंगानगर में चलेगी और बीकानेर में 18 दिन चलेगी। फिर यहाँ पर जैसलमेर और जोधपुर में 15 दिन चलेगी। अजमेर में 4 से 5 दिन चलेगी। और जो झालावाड़ है यहाँ पर 3 दिन चलेगी। तो ये एक ऐसे लाइन बन चुकी है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर धूल भरी आंधियाँ कम होती जाती है। कारण क्या है, वनस्पति,
यानी कि वनस्पति की कमी के कारण यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ अधिक आती हैं, और यहाँ पर वनस्पति की अधिकता के कारण यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ कम आती है, क्योंकि जो हवा अचानक जाती है यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश करती है। यहाँ पर वनस्पति होने के कारण, पेड़ पौधे होने के कारण, पेड़ पौधे उस हवा में अवरुद्ध का कार्य करते हैं, बाधा का कार्य करते हैं, जिससे वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ या आंधियाँ कम हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो इतना भयानक रूप नहीं ले पाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि तापमान, राजस्थान में टेम्परेचर किस पाया जाता है। दैनिक टेम्परेचर सर्वाधिक अगर देखें तो जैसलमेर जिले या पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर बहुत अधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम हो जाता है। 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर डिफरेंट पाया जाता है, डिफरेंट अंतर पाया जाता है। तापांतर आपने समझा होगा, तापांतर क्या है, तापांतर क्या है, दैनिक तापांतर क्या है, ये भी आप एक समझने की कोशिश करें। अगर किसी दिन तापमान, जैसलमेर का टेम्परेचर, सपोज दैट जैसलमेर का टेम्परेचर 50 पहुंचा और उसी रात को मिनिमम टेम्परेचर 20 हो गया, तो इसका अंतर क्या है, यानी कि 30। अधिकतम उसी किसी एरिया का अधिकतम तापमान 50 डिग्री, उसी एरिया का न्यूनतम टेम्परेचर तापमान 20 डिग्री और उसका अंतर 30 डिग्री, तो ये तापांतर हो जाएगा, दैनिक तापांतर 30 डिग्री हो जाएगा। ये तक समझ में आया होगा। अब अगर बात करें सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो वो है चूरू, कारण क्या है, सबसे अधिक तापमान वाला जिला है चूरू। कारण क्या है, वनस्पति की कमी, कारण में पूछ लिया जाता है, वनस्पति की कमी के कारण ये सर्वाधिक टेम्परेचर। और सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो स्थान का नाम है फलोदी। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक चूरू का टेम्परेचर जाता है। और फलोदी का जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है 52 डिग्री सेल्सियस, सर्वाधिक 52 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको स्थान पूछे तो फलोदी बताना है, अगर आपको जिला पूछे तो चूरू बताना है। अगर आपसे कारण पूछे तो चूरू का कारण क्या है, वनस्पति की कमी। और अगर फलोदी का कारण पूछे तो यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल होने के कारण यहाँ पर बहुत जल्दी गर्म होता है, स्थल भाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरे एरिया के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, और उसके बाद जो जलवायु किन किन जलवायु भागों में बांटा जाता है वो हम पढ़ेंगे। और हमने कोपेन और थॉर्नथ्वेट पढ़ चुके हैं पहले, वो सबसे पहले हमने इस जलवायु स्टार्ट करने से पहले वो पढ़े। और इसके बाद में 2 वीडियो या 3 वीडियो और आएंगे और हमारा जलवायु कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको आप नोट डाउन करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आप ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताएं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर में बताएं। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। ओके।